बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक यानी अ पैसेज टू इंडिया नावल से रिलेटेड है। और पैसेज टू इंडिया नावल की सबसे पहले हमने उसके राइटर E.M. फोस्टर की यानी बायोग्राफी आप लोग के सामने पेश की और उसका लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उसको स्टडी कर सकते हैं। और इसी तरह फिर उसके करेक्टर एनालिसिस या करेक्टराइजेशन या वन बाय वन उसके करेक्टर या प्रोटैगनिस्ट और हीरो सब के बारे में जो है यानी हमने एक लेक्चर अपलोड किया था। आप लोगों ने उसको भी यानी उम्मीद है पसंद किया होगा। और आप लोग जो नए सब्सक्राइबर है वो भी उसको दोबारा भी देख सकते हैं, यानी उसको भी स्टडी कर सकते हैं। और आज जो हम आप लोग के लिए प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो लेक्चर पर जाने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग जो है मुझसे मुस्तफ़ीद हो सके। आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली यानी समरी ऑफ द नावल अ पैसेज टू इंडिया या लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है। आप लोग उसको जो है यानी स्टडी भी कर सकते हैं। अब आज के नावल को मैं दूसरे एंगल से देख रहा हूँ और इस एंगल पे जाने से यानी हर नावल को स्टडी करने के लिए एक एंगल की ज़रूरत पड़ती है और वो एंगल जो है इंग्लिश लिटरेचर में या इंग्लिश लैंग्वेज में हम उसको यानी क्रिटिकल थ्योरी कहते हैं। और यहाँ पे पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी अप्लाई हो रही है, तो इसी वजह से इस पे मैंने इम्पेरियलिज्म पे भी या डेफिनेशन ऑफ इम्पेरियलिज्म पे भी एक लेक्चर, इन कॉलोनिज्म इम्पेरियलिज्म पे भी एक लेक्चर मैंने किया हुआ है, ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो इसके बाद जो है आप लोग यानी अ पैसेज टू इंडिया की समरी और बाकी क्रिटिकल एनालिसिस जो है फिर मुलायजा करें, फिर इंशाल्लाह काफ़ी जो है आप लोग को यानी नेकेड आई के साथ जो है समझ आ जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त आप लोग की अप्रोच या प्रेगमेटिक अप्रोच बनेगी। तो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली समरी ऑफ द नावल अ पैसेज टू इंडिया लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है। यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, पहले यानी एक दो सुर्खियाँ मैंने बनाई हुई है। इंट्रोडक्शन एंड डाइवर्स ग्रुप की टाइटल मैंने दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में क्या है यानी बेसिकली अ पैसेज टू इंडिया जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं इज ए नावल रिटन बाय E.M. फोस्टर। यानी इसको E.M. फोस्टर ने लिखा है और पब्लिश कब हुआ था 1924 में। और इट इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। यानी इंडिया सब कॉन्टिनेंट या बरसगीर पाकोइन में जब बरतानी साम्राज्य की हुकूमत थी, तो उस साम्राज्यत के दौरान जो है यानी ये उसके अगेंस्ट लिखा गया है ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी या 20वीं सदी के इब्तदाई आयाम में। और इसके अंदर बेसिकली इस नावल के अंदर कौन से थीम है आप लोग उसके थीम भी नोट कर सकते हैं। यानी ये नावल एक्सप्लोर्स करता है, यानी उसको फाइंड आउट करता है द थीम्स ऑफ रेसिज्म, यानी नस्ल परस्ती को, कि एक अंग्रेज़ है, ये एक हिंदू है, ये मुसलमान है, इस किस्म की चीज़ों को, इम्पेरियलिज्म को यानी साम्राज्यियत या शहनशाहियत को, एंड कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग को या सकाफती एक दूसरे के यानी ना समझबूझ को, एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप और इंसानी ताल्लुकात की जो कम्प्लेक्सिटीज़ है ये उसकी पेचीदापन है उनको ये नावल ज़ाहिर करती है। और बेसिकली ये दोनों यानी अक़वाम की या मुख्तलिफ नस्लों की रेशियल डिफरेंसेस, रेशियल डिमार्केशन, रेशियल जो है डिस्क्रिमिनेशन या इम्पेरियलिज्म फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव या पोस्ट कॉलोनियल स्टडी के थ्रू जो है आप लोग उसको इस एंगल से स्टडी करेंगे तो इस नावल में बहुत दुनिया जो है यानी आप लोग को समझ आ जाएगी। इसके बाद जो है ये तो इंट्रोडक्शन था। अब जो है डाइवर्स ग्रुप का मैंने टाइटल यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, द स्टोरी फॉलो अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। डाइवर्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर से क्या मुराद है, यानी मुख्तलिफ नस्लों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले और एक दूसरे के साथ क्लैश रखने वाले यानी ग्रुप, यानी ऐसा ग्रुप है यानी डाइवर्स ग्रुप है जिसमें मुख्तलिफ नेशनलिटी, मुख्तलिफ कास्ट और मुख्तलिफ नस्लों के साथ इन करेक्टर का ताल्लुक़ है। इसी नावल का नंबर 1 क्या है, डॉक्टर अजीज़ इसमें शामिल है जो इंग्लिश यंग मुस्लिम है, और यानी एक यंग मुस्लिम है और इंडियन है और डॉक्टर है पेशे के लिहाज से। इसके बाद सीरियल फील्डिंग, यानी इस पे ये जो कैरेक्टर है इस पे ऑलरेडी हमारा लेक्चर अपलोडेड है, आप लोग उसको देख भी सकते हैं। सीरियल फील्डिंग क्या है, यानी एक प्रिंसिपल है ऑफ द लोकल कॉलेज का, यानी चंद्रापुर सिटी में, अडीला क्वेस्टेड इसी ग्रुप की एक मेंबर है। और ये फील्डिंग जो है ये भी ब्रिटिश पर्सन है, यानी बरतानी शख्स है
लेकिन इधर चंद्रापुर सिटी में यानी कॉलोनियल रूल को जो है यानी आगे बढ़ाते हुए एक प्रिंसिपल का रोल प्ले करता है। अडीला क्वेस्टेड यहाँ पे एक गेस्ट की हैसियत से आती है और एक यानी मेहमान की हैसियत लेकिन है। A young English woman visiting India with the intention of getting married, उसकी जो फियांसी है यानी रोनी हेस्लप, वो यहाँ पे नौकरी कर रहा है, मजिस्ट्रेट है। तो वो इस कॉलोनियल रूल में वो कहती है कि वो वहाँ पे चली जाए और उससे शादी करे। ये अडीला क्वेस्टेड इंग्लिश वेमेन है, यंग वेमेन एंड मिसेस मूर, और ये उस अडीला क्वेस्टेड की होने वाली सास है और ये रोनी हेस्लप की माँ है। और ये कौन है? एन एल्डरली ब्रिटिश वेमेन, और एक यानी उम्र रसीदा ब्रिटिश बरतानी औरत है। एंड एडिला फ्यूचर या एडिला क्वेस्टेड फ्यूचर मदर इन लॉ, और उसकी यानी होने वाली यानी मदर इन लॉ भी है। तो ये डाइवर्स ग्रुप इसी वजह से मैंने कह दिया है कि इसके अंदर मुख्तलिफ कास्ट, मुख्तलिफ रेशियल डिफरेंसेस वाले लोग जो है इकट्ठे हो गए। आप जो है स्टोरी की बिगिनिंग या लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप लोग के सामने रखते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिजा कर रहे हैं। द नावल बिगिंस विद द मिसेस मूर। तो ये नावल कैसे शुरू होता है? इस नावल में ये ग्रुप होता है, इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं? एक मिसेस मूर, एक एडिला क्वेस्टेड, जैसा कि कैरेक्टर पे ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है, आप लोग उसको देख भी सकते हैं। ये लोग क्या कर लेते हैं यानी अपने यानी कुछ यानी फैमिली मेंबर्स के साथ और अडीला के साथ जो होने वाली उसकी बहू है और मिस मूर जो उसकी सास है, यानी ये दोनों अराइविंग इन इंडिया में पहुंच जाते हैं एंड बिकमिंग एक्वेंटेड विद द इंडियन कल्चर एंड इट्स पीपल, और उसके लोगों या इंडियन कल्चर के साथ घुल मिल जाते हैं और उसको यानी वाकिफ हो जाते हैं। एडिला बिकम इंट्रीग्ड बाय द आइडिया ऑफ विजिटिंग द माराबार केव्स। एक दिन वो माराबार केव्स की जो है यानी जो माराबार यानी कि गारे हैं उसको जो है विजिट के लिए जाते हैं, और ये डॉक्टर अजीज और सारे लोग यानी उसके साथ जाते हैं। तो वहाँ पे लोकल टूरिस्ट अट्रैक्शन, तो वहाँ पे एक लोकल टूरिस्ट जो अट्रैक्शन प्लेस है यानी उसको वो माराबार केव्स में जब जाते हैं तो वहाँ से ये कहानी ट्विस्ट पकड़ लेती है और वहाँ से ये साजिश की बू आ जाती है और गलतफहमी की, मिसअंडरस्टैंडिंग की। एंड डॉक्टर एग्रीज टू टेक हर एंड मिसेस मूर देयर, और फिर डॉक्टर अजीज जो है मेरी रजामंद हो जाता है और उसको उस मकाम या उस माराबार केव्स की तरफ ले जाता है। हावेवर ताहम ड्यूरिंग द विजिट टू द केव्स, यानी केव्स की तरफ जाने से यानी ड्यूरिंग द विजिट टू द केव्स की तरफ यानी जाते हुए अडीला हैज ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एंड एक्यूजेस डॉक्टर अजीज ऑफ असल्टिंग हर। यानी अडीला क्वेस्टेड जो है यानी ऐसी ड्रामाई अंदाज में और ऐसी अचानक ट्रॉमेटिक यानी जैसे हादसाती अंदाज एक्सपीरियंस के तौर पर एंड एक्यूजेस, और ये फर्ज कर लेती है और कहती है बार बार कि उसने डॉक्टर अजीज ने माराबार केव्स में उस पर हमला किया, असल्ट किया। दिस एक्यूजिशन सेट, यानी इसी एक्यूजिशन ने या इस हैरासमेंट ने क्या किया यानी सेट ऑफ अ चेंज ऑफ इवेंट्स, ऐसे वाक़ियात को जन्म दिया दैट एक्सपोजेस द डीप रूटेड रेसिज्म, जिससे उनके दरमियान नस्ली इम्तियाजियत जो इंतहाई गहरी थी वो शुरू हुई, एंड प्रेजुडाइज और तासुब शुरू हुआ बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियन, उस इंडियंस जो एक मुसलमान इंडियन था और उस ब्रिटिश यानी अंग्रेज के दरमियान, लीडिंग और उसको ले जाया गया टू अ हाईली यानी पब्लिसाइज्ड ट्रायल, और उसको फिर कोर्ट में ये मसला लेगा और बहुत ही पब्लिक हुआ, यानी इसको काफ़ी पब्लिसिटी मिली। दैट डिवाइड्स द कम्युनिटी, और इससे ये कैटेगराइजेशन या डिवीजन ऑफ कम्युनिटीज़ बन गए, यानी ये यानी एक हिंदू बन गया, एक अंग्रेज़ बन गया, एक मुसलमान बन गया, एक इंडियन, यानी कुछ इंडियन बन गया और कुछ फॉरेन ट्रूप्स के या इंग्लिश पर्सन बन गए। तो ये इस नावल में बेसिकली यानी नावल की जो शुरुआत यानी मारा यानी एक ट्रुप आ जाता है, एक दस्ता आ जाता है, यानी मिसेस मूर और अडीला क्वेस्टेड, फिर ये माराबार केव्स में जाते हैं। माराबार केव्स में उसी ये गलतफहमी हो जाती है कि डॉक्टर अजीज ने उस पर हमला किया अडीला क्वेस्टेड ने, और फिर यही बात जो है अदालतों में पहुंच जाती है और इस तरह ये डिवीजन ऑफ कम्युनिटी की बायस बनती है और यहाँ से जो है कहानी आगे ट्विस्ट ले जाती है। और फिर जब कोर्ट में यानी केसेस के लिए जाते हैं, एज द ट्रायल प्रोग्रेसेस, जिस तरह ये ट्रायल जो है प्रोग्रेसेस
आगे जाता है, टेंशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द इंडियन इंटेंसिफाई। इनके दरमियान जितना भी रेशियल डिफरेंसेस है, पहले से कुछ रिसेप्टर तो यानी उसके अंदर जो मौजूद है वो मजीद भी इंटेंसी शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द करेक्टर आर स्ट्रेन, और उनके दरमियान जो दोस्ताना ताल्लुक था वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग या उस रेशियल डिफरेंसेस की वजह से काफ़ी दागदार हुआ और काफ़ी जो है उसे नुकसान पहुंचा। एडिला इवेंचुअली रिट्रैक्ट्स हर एक्यूजिशन, और आखिर में एडिला क्वेस्टेड को जो है यानी उसने ये चीज़ रिट्रैक्ट किया, वापस लिया हर एक्विजिशन अपने इस यानी इल्ज़ाम को या उस चीज़ को कि मैंने ये एलिगेशन जो डॉक्टर अजीज़ पे लगाए थे ये एडमिटिंग, वो एडमिट करती रही, तस्लीम करती दैट शी मे हैव बीन मिस्टेकन, कि शायद कि उसे जो है कोई जो है यानी मिस्टेकन गलती हुई हो और मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी हो, बट द डैमेज हैज़ ऑलरेडी बीन डन। लेकिन अब डैमेज जो था वो इतना यानी नॉन रिवर्सिबल यानी इरिवर्सिबल सिचुएशन पे पहुंच चुका था। एंड द नावल एंड्स ऑन ए नोट ऑफ डिसइल्यूजनमेंट एंड लॉस, और इसी तरह ये नावल जो है एंड होता है किस चीज़ पे, मायूसी के लहर पे एंड लॉस पे, और उनके दरमियान जो दोस्ताना ताल्लुक था, जो फील्डिंग और डॉक्टर अजीज पहले से दोस्त थे, यानी एक इंग्लिश पर्सन और एक मुस्लिम इंडियन जो था उनके दरमियान जो दोस्ती थी और बाकी इस करेक्टर के दरमियान जो एफिनिटी पैदा हो चुकी थी वो सारी के सारी लॉस हो गई और गलतफहमी की वजह से मायूसी फैल गई। और यही दी स्टोरी, ये जो स्टोरी है एक्सपोजेस यानी वो एक्सप्लोर करती है द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की, इंसान के समझने की कितनी यानी महदूद होती है कि वो कितनी हद तक किसी इंसान को कैसे समझता है, और मिस अंडरस्टैंडिंग की बिना पर बहुत कुछ हो जाता है। एंड द इनएबिलिटी, और उसकी गैर सलाहियत होती है टू ब्रिज द गैप बिटवीन द डिफरेंट कल्चर एंड रेसेस, जो मुख्तलिफ नस्लों और मुख्तलिफ सकाफ़तों के दरमियान जो गैप होते हैं उसको ब्रिज करने के लिए इंसान की सलाहियत जो होती है बाज़ औक़ात वो अनएबल हो जाती है और उसको जो है उस ब्रिज को कवर नहीं कर पाती। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, यानी इस तनाज़र में जो ब्रिटिश का जो रूल था, साम्राज्यत थी इंडिया में, उस नावल के तनाज़र में मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी वजह से यानी ये जो कल्चरल डिफरेंसेस थे, रेशियल डिफरेंसेस थे और जो गैप था उसमें जो है यानी ये स्टोरी हमें लिमिटेशन शो करती है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की, कि वो बाज़ औक़ात गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं और वो इस गैप्स को नहीं समझ जाते हैं और आपस में एफिनिटी इख्तियार कर लेते हैं, और बाज़ औक़ात जो है यानी आपस में फिर लॉसेस का जो है जिस तरह यहाँ पे लॉस हुआ, अल्टीमेटली आखिरकार लिविंग द करेक्टर एंड रीडर विद द अनआंसर्ड क्वेश्चन एंड अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट। और इसी तरह यानी पढ़ने वाले को, लर्नरों को भी अनरिजॉल्व ना होने वाली कन्फ्लिक्ट तजाद में छोड़ देते हैं और अनआंसर्ड और न जवाब देने वाले यानी सवालात के साथ छोड़ देते हैं, जो दो यानी एक फॉरेन कंट्रीज में इंग्लिश पर्सन और जो इंडियन के दरमियान यानी दो रेशियल डिफरेंसेस बेस पे ये लिखा गया नावल है। ये बेसिकली बिल्कुल यानी उस इम्पेरियलिस्टिक एटीट्यूड की या उस जो है पोस्ट कॉलोनियल एटीट्यूड्स की या उस पोस्ट कॉलोनियल स्टडी को बहुत ही बेहतर अंदाज से डिस्क्राइब करता है। तो ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन थी और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से मैंने उसके स्लाइड आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, और नीचे जो है लिखा हुआ है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह, GDC पनियाला हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट KPK पेशावर पाकिस्तान में यानी प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद हूँ। आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, और इसी ही टाइटल पे जिस पे हमारा यानी YouTube चैनल है एवराइड इंग्लिश लर्निंग ऐप है, उसी को आप लोग यानी क्या कर सकते हैं, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज भी है, उसको लाइक और फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।